वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। हाजिर हूं आपके साथ इंग्लिश की क्लास को लेकर के, और हम लोग आज इंग्लिश के वीडियोस में तीसरे टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब टाइम एंड टेंस के बारे में। तो आज की ये जो क्लास है टाइम और टेंस का, वो सेकेंड लेक्चर है, सेकेंड डे है। इसके पहले हम लोगों ने कंप्लीट कर रखे हैं बेसिक वर्ब का कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की क्लासेस, जो कि ऑलरेडी आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप पहले उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अभी नए जुड़े हैं तो कम से कम टाइम एंड टेंस का पहला वीडियो तो देख करके आगे ही बढ़िए, क्योंकि कंटिन्यूटी कम से कम एक चैप्टर की बनी रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि तीनों पहले वाले देख लीजिए तब ये समझ में आएगा, बट बेहतर होगा अगर आपको समय मिले तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की तीसरी क्लास है, आज की सेकंड क्लास है टाइम और टेंस को लेकर के। और जैसा कि मैंने कल क्लास में बताया था कि हम यहाँ पर आपको एग्जाम फोकस्ड ही रूल्स पे डिस्कशन करेंगे। कल की क्लास में बेसिक्स पे चर्चा हुई थी, थोड़ा सा मैंने टेंस के बारे में बताया था। टेंस क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं ना, और उसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इन पर कल डिस्कशन आपका हो गया था। आज की जो क्लासेस होंगी वो उन्हीं के आगे, बट बहुत ज्यादा बेसिक्स को टच करते हुए नहीं। हम आपसे एक एक करके लगभग 20 से 25 कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करेंगे, और उन सारे टॉपिक्स को बताते हुए आपको इतना योग्य बना देंगे कि कम से कम जब भी एग्जाम्स आपको देना होगा तो आप एग्जाम्स में अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे पाओगे। देखो एक बात समझो, आपको इंग्लिश सीखनी है तो हो सकता है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट करके फिर कक्षा 10 और 11 की तरह पढ़ना पड़े कि जिस वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है आएंगे वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज का प्रयोग करेंगे ना। सब्जेक्ट जहां पे सिंगुलर होगा, हेल्पिंग वर्ब ना लगाते हुए हम वर्ब में यस और यस लगाएंगे। ये सब बहुत ही कॉमन बातें हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि आप अगर 10th क्वालिफाइड है तो आप कम से कम इतनी बात तो समझ रहे होंगे कि कौन से टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और कौन से टेंस में कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा प्रयोग किया जाता है, राइट। इतना तो अंडरस्टैंडिंग आपका बेसिक होना चाहिए। हैज हैव में हैज किसके साथ लगेगा, हैव। मैं ये भी डिस्कशन कर दूंगा, बता दूंगा, लेकिन बहुत बेसिक और परिभाषा की बात हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, राइट। तो एक लेक्चर हम लोगों ने चर्चा किया था ना। जब तक मैं पूरे लेक्चर को रिवाइंड कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, आपका वही छोटा सा कार्य है। आप क्या कर सकते हैं, वीडियोज को लोगों तक पहुंचा दीजिए, ठीक है। आपके दोस्त जो भी हों, जो भी तैयारी कर रहे हों, उन तक ये पहुंचा दीजिए और हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में टाइम और टेंस में हमने आपसे डिस्कस किया था कि टाइम और टेंस का जो बेसिक्स होता है, कैसे आप समझते हैं कि सेंटेंसेस क्या होते हैं ना। सेंटेंसेस के साथ साथ हमने आपसे डिस्कशन किया था टेंस के बारे में भी ना। टेंस के बारे में भी डिस्कशन किया था। टेंस और सेंटेंस के बाद हमने आपसे डिस्कशन किया था किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, कि कैसे स्ट्रक्चर होते हैं। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि नॉट का प्रयोग कैसे किया जाएगा। नॉट का प्रयोग जो है वो इस तरह से किया जाएगा कि कब हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा और कैसे स्ट्रक्चर में 4th पोजीशन पे नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इतनी बातें लास्ट लेक्चर में बात की थी। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, टाइम और टेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में। टाइम और टेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में आज से डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। कॉन्सेप्ट का मतलब है हम डायरेक्ट उन रूल्स के बारे में बात करेंगे जो क्या कहते हैं, जो टाइम और टेंस में डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो हम उन्हीं के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और टाइम और टेंस के पहले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। टाइम और टेंस का पहला कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरीके से आपको समझना है कि मान लीजिए एक सेंटेंस ये दिया है और उसके बाद एक कोई सेंटेंस ऐसा दिया है ना। तो ये जो सेंटेंस दिया है ना, उस सेंटेंस में क्या लिखा होता है, एक सेंटेंस की शुरुआत होती है किससे, इट इज टाइम से। शुरुआत किससे होती है, इट इज टाइम से होती है। और जब कभी भी इट इज टाइम से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो जो अगला वाला सेंटेंस होता है, जो दूसरा वाला सेंटेंस लिखा होता है, उसमें हमेशा और हमेशा सेकंड फॉर्म या कहा जाए
पास्ट इंडेफिनिट की शुरुआत होती है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। इससे पहले कि ये कॉन्सेप्ट आपको बेहतर समझ में आए, मैं थोड़ी सी बेसिक्स इसके बारे में आपको समझा करके वापस आता हूं। देखो, जब हम बात किसकी करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, और जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको इतनी बात ध्यान रखनी पड़ती है कि यहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कुछ कर्ता के साथ, कुछ सब्जेक्ट के साथ वर्ब की एस और ईएस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और जब अफर्मेटिव में ये यूज होता है तो नेगेटिव से जब हेल्पिंग वर्ब यूज होती है तो हम उस हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं, या तो डू का प्रयोग करते हैं और या तो उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग इसे यूज करते हैं, या तो ऐसा करते हैं कर्ता के अनुसार, और या तो फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं। आपने जाना होगा, जैसे अफर्मेटिव वाक्यों में आप लिख देते हैं ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल कर देते हैं, और एक वाक्य कभी कभी नेगेटिव जब होता है तो ही डज नॉट गो टू स्कूल कर देते हैं, ही डज नॉट गो टू स्कूल कर देते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो या तो अफर्मेटिव में ऐसा स्ट्रक्चर होता है, या तो नेगेटिव से हेल्पिंग वर्ब का यूज चालू हो जाता है, और वो जो हेल्पिंग वर्ब होती है या डू, और यहीं पर कर्ता जब आई हो जाएगा तो आई के अकॉर्डिंग डू हो जाएगा और ही के अकॉर्डिंग डज का प्रयोग कर दिया जाएगा। सिंपली ये रूल छोटा सा होता है जिसे आप सारे लोग पहले की भी क्लास में पढ़ चुके होंगे। कहा जाता है कि जब कभी भी सब्जेक्ट ही होता है, जब कभी भी सब्जेक्ट शी होता है, जब कभी भी सब्जेक्ट इट होता है, या कोई भी नाम होता है, तो ही सी इट या किसी नाम के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं उसके साथ। और जैसे ही सब्जेक्ट आई हो जाता है, वी हो जाता है, यू हो जाता है, या दे हो जाता है ना, या कोई भी प्लूरल हो जाता है, बहुवचन हो जाता है, मतलब एक से ज्यादा लोग हो जाते हैं, तो हम इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही बेसिक बातें हैं जो मुझे आपको बतानी पड़ रही है, या आपने इसे पहले भी कक्षाओं में पढ़ा होगा। ऐसे ही अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें बच्चों, तो पास्ट इंडेफिनिट के बारे में इतनी बात तो आप ध्यान में रखोगे ही, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में इतनी बात तो आप ध्यान में रखोगे ही कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे, जब हम किसकी बात करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे, तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस फॉर्म होती है, इसकी जगह पे कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है अफर्मेटिव में ना। आई वेंट देयर आपने सुना होगा। और जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह पर एक हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस V1 का प्रयोग कर देते हैं, मतलब डिड को हेल्पिंग वर्ब के रूप में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ये बेसिक डिफरेंस होता है कि अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नेगेटिव के साथ चालू होता है। वो चाहे डू हो, चाहे डज हो, चाहे डिड हो, तीनों के साथ कौन सी फॉर्म प्रयोग की जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग की जाती है। अगर एग्जाम्पल में मैं आपको बताना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि यहां लिखा हुआ है कि शी रीच्ड देयर, तो मैंने कहा सी रीच्ड देयर, तो यहां पर केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव बना दूं तो लिखा होगा शी डिड नॉट रीच देयर, शी डिड नॉट रीच देयर ना। तो जब मैंने कहा शी डिड नॉट रीच देयर लिखा हुआ है तो ये फर्स्ट वाला अफर्मेटिव हो गया, और ये वाला फिर कैसा हो गया, ये वाला नेगेटिव हो गया। तो इजीली आप बात को समझ पा रहे होंगे कि जब कभी भी डिड का प्रयोग कर दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नहीं तो अफर्मेटिव में एक जगह पर केवल फर्स्ट फॉर्म ये यस और यस फॉर्म लगती है, और एक जगह पर डू डज, एक जगह पर डिड का प्रयोग होता है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपने समझना था भाई, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसा होता है और पास्ट इंडेफिनिट में वैसा होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगती है, और नेगेटिव होगा तो वर्ब की डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो मैंने ये कहा कि अगर कभी भी दो वाक्य ऐसे लिखे हों और पहला वाला वाक्य कैसा लिखा हो, इट इज टाइम करके लिखा हो,
ठीक है, इट इज टाइम करके लिखा हो तो उसके साथ जो दूसरा वाला वाक्य चलेगा ना, दूसरा वाला वाक्य जब स्टार्ट होगा तो हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट लिखा होगा, और सब्जेक्ट के बाद कैसी फॉर्म लगाओगे, या तो सेकंड फॉर्म लगाओगे, और या तो नेगेटिव होगा तो आप उसके साथ डिड ना, उसके बाद नॉट, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर जरूरत पड़े तो। एक बात तो तय है ना, ये हम रट सकते हैं कि अगर किसी वाक्य की शुरुआत इट इज टाइम से होता है तो जो दूसरा वाला सेंटेंस होगा वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में होगा। आप बताओ यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये रटना पड़े कि अगर पहला वाला वाक्य की शुरुआत इट इज टाइम से हो रहा है तो दूसरे वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। देखो ये कॉन्सेप्ट क्यों इतना जरूरी है। अक्सर ऐसा बच्चों को लगता है कि यहां पर इट इज टाइम लिखा है तो ये प्रेजेंट टेंस है ना, ऐसा लगता है। तो लोगों को ये लगता है कि जब ये प्रेजेंट टेंस है तो वहां पर भी प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, मतलब डिड नॉट नहीं लगना चाहिए, डज नॉट या डू नॉट लगना चाहिए, सेकंड फॉर्म नहीं लगनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए। और यही सबसे बड़ा रीजन है मिस्टेक बनाने का। तो अब आपको ये भी समझाते हैं कि ऐसा होता क्यों है। आइए देखिए, जैसे मान लो हमें कभी भी अगर हमें अनडन पास्ट को रेफर करना पड़े, अनडन पास्ट का मतलब है ऐसी चीजें जो पास्ट से आज तक पूरी नहीं हो पाई। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं किसी व्यक्ति को या आप अपने किसी भाई बहन को या अपने किसी स्टूडेंट को कहते हो, जैसे मैं ही आपसे बोलता हूं, मान लो पहले भी बोलता था कि पढ़ो ना, तुम्हें 4 घंटे पढ़ना चाहिए, पढ़ा करो ना, लेकिन मानो कि आपने पढ़ाई नहीं करी और फिर अभी कोई वैकेंसी अनाउंस हो गई, सीजीएल आ गया, सीएचएसएल आ गया ना, कोई ऐसी वैकेंसी आ गई जहां पर आपको पढ़ने की जरूरत है और चांस है कि आपको सक्सेस मिल सकती है। तो मैं आज फिर आपसे वही बात कह रहा हूं कि ये सही समय है, पढ़ लो, ये सही समय है, पढ़ो। पढ़ो मतलब उस वाले काम को कंप्लीट करो जो अभी तक आपने कंप्लीट नहीं करा है। तो मैं बात भले ही प्रेजेंट में कर रहा हूं कि यह सही समय है, लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूं, जो आपने अभी तक नहीं किया हुआ है। तो भले ही हम यहां पर प्रेजेंट लिखते हैं एक जगह पर, लेकिन दूसरे वाले वाक्य को किस में लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर सेंटेंस कुछ ऐसा लिखा हो कि जैसे मैं बोलूं इट इज राइट टाइम, इट इज राइट टाइम ना, और उसके बाद लिख दूं इट इज राइट टाइम, और फिर लिख दूं शी कम्स हियर, शी कम्स हियर। अब देखो सेंटेंस को समझो भाई, अब आप धीरे धीरे समझदार होते चले जा रहे हो। इट इज राइट टाइम, अब देखो राइट लिखा हो, कभी कभी इट इज एब्सोल्यूट टाइम लिखा होगा, कभी कभी इट इज राइट टाइम, इट इज एक्यूरेट टाइम, इट इज फाइन टाइम, कुछ भी लिखा हो ना, बीच में कुछ भी लिख दिया जाए कोई बात नहीं है, इट इज टाइम तो मिला। और जैसे ही किसी वाक्य में की शुरुआत इट इज टाइम से होगा तो उसके बाद आया हुआ दूसरा वाक्य जो होगा वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो सही वाक्य हो जाएगा इट इज राइट टाइम शी केम हियर, ना कि इट इज राइट टाइम शी कम्स हियर नहीं होगा। और सेंटेंस को समझो, जैसे मैं बोलूं कि इट इज एक्यूरेट टाइम भी लिख सकते हैं, इट इज हाई टाइम भी लिख सकते हैं, इट इज हाई टाइम ना। फिर मैं लिख दूं आई विजिट या आई विजिटेड दिस प्लेस, आई विजिटेड दिस प्लेस। तो अब देखो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत ज्यादा रूल निकालने का जरूरत नहीं है, क्या बोलते हैं, अर्थ निकालने का कोई जरूरत नहीं है। कंपटीशन की इंग्लिश में आपको बहुत ज्यादा सेंस मतलब वो इसका हिंदी मीनिंग निकालने का जरूरत नहीं होता। आप हिंदी मीनिंग निकालोगे तो समय तो जाएगा ही, सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप समय पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे ना। कंपटीशन जो है वो टाइम का भी हो गया है नॉलेज के साथ साथ। तो ये जैसे ही आपने देखा ना इट इज टाइम लिखा हुआ है तो तुरंत दिमाग की बत्ती जलाइए और तुरंत आपको ये समझ में आना चाहिए कि इट इज राइट टाइम के साथ सेकंड फॉर्म वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जिस समय कह रहे होते हैं वो वाली बात उस समय की नहीं है बल्कि उसके पहले की है। इसी को बोलते हैं अनडन पास्ट का केस। ठीक है, तो आसानी से आप चीजों को समझ गए होंगे। देखिए मैं ये कह रहा था कि अगर किसी भी वाक्य में किसका प्रयोग कर दिया जाए, इट इज टाइम का प्रयोग कर दिया जाए, या तो बच्चों इसी को क्या कर दिया जाए, इट इज राइट टाइम कर दिया जाए ना, इट इज राइट टाइम लिख दिया जाए, या इसी चीज को क्या लिख दिया जाए, इट इज एब्सोल्यूट टाइम लिख दिया जाए,
इट इज एब्सोल्यूट टाइम लिख दिया जाए, या इसी चीज को क्या लिख दिया जाए, इट इज फाइन टाइम लिख दिया जाए, इट इज हाई टाइम लिख दिया जाए ना। अब आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि इट इज टाइम को ही हम अलग अलग तरीकों से लिखने का कोशिश कर रहे हैं, और भले ही यहां पर कुछ भी आए लेकिन हर जगह तो इज आया है ना। तो जब ये प्रेजेंट में है तो जो बोल रहे हो वो इसके पीछे का है, मतलब पास्ट में है। तो मैटर जब प्रेजेंट का है, जब बोल रहे हो वो प्रेजेंट टेंस है, तो जो बात बोल रहे हो ना वो पास्ट का है, क्योंकि वही काम तो आज कंप्लीट करने के लिए बोल रहे हो। जरा सा इसी कॉन्सेप्ट को और समझने की कोशिश करो। बताओ अगर किसी को ये बात ना समझ में आई हो, डाउट हो, तो मेरे से बात कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा इन सब बातों पे चर्चा कर दूं, ठीक है। चलो एक और कॉन्सेप्ट को समझोगे। अब आपको इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी ना कि जैसे मानो ये एक सेंटेंस लिखा था और ये दूसरा वाला सेंटेंस लिखा था, तो जब हम इसे प्रेजेंट में लिख रहे थे ना, तो ये वाला मैटर कहां पे लिखा जा रहा था, पास्ट में लिखा जा रहा था। क्या बताओ इतनी बात समझ पाए कि नहीं? क्योंकि अंडन पास्ट में क्या होता है कि जब हम इट इज टाइम की बात करते हैं तो इट इज टाइम के बाद क्योंकि इज प्रेजेंट में है तो उसके बाद का जो सेंटेंस होगा वो पास्ट के इंडेफिनिट में होगा ना। समझे कि नहीं भाई? ये प्रेजेंट में तो वो पास्ट में। जरा सा और लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा और लॉजिक लगाओ इंग्लिश में। मान लो कि ये पास्ट में हो जाए, मान लो जैसे इट इज टाइम इट वॉज टाइम में हो जाए, तो अगर यही पास्ट में होगा, थोड़ा सा इसे यहां पे समझो, मैं आपको यहां पे समझाता हूं, मुझे लगता है बाद में मिटा दिया जाएगा। ऐसे समझो, जैसे मैं बोलूं कि ये आज का दिन है, तो जब आपने आज के दिन कहा कि इट इज टाइम ना, इट इज टाइम, तो यू कंप्लीटेड द वर्क। तो जब आज के दिन कहा था तो जो दूसरा वाला वाक्य था वो तो यहां का था, पास्ट का मतलब पहले का। समझ पा रहे हो? जब बात आज की तो मैटर पास्ट का था, लेकिन जैसे मानो बात ही तुमने यहां पे की थी, इट वॉज राइट टाइम, बात ही जब तुमने पास्ट में की थी तो मैटर तो और पास्ट का होगा कि नहीं होगा? बताओ। जब बात प्रेजेंट में कर रहे थे तो मैटर पास्ट का, और जब बात ही पास्ट में कर रहे हो तो मैटर तो और पास्ट में होगा, लेट पास्ट में होगा। ठीक है, देखो मैं इसे इरेज कर देता हूं, अगर आपको कुछ समझने के लिए लिखना हो तो लिख लो, अदरवाइज मैं इरेज कर देता हूं। समझे कि नहीं समझे? जब बात प्रेजेंट में तो मैटर पास्ट का, और जब बात पास्ट में तो मैटर तो और पास्ट का हो जाएगा। तो मैं जब यही पास्ट में होगा तो हम इसे कौन सा पास्ट लिखेंगे? लेट पास्ट लिखेंगे। अब आप कहोगे सर दो चीजें आपने बता दी, पास्ट क्या है और लेट पास्ट क्या है, ये समझा दो। तो मैंने कहा भाई देखो, अगर मैं कहूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बोलोगे सही है, इसको पास्ट करेंगे तो क्या बन जाएगी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म बन जाएगी। अब सर इसको भी पास्ट करके बता दो, फिर इसको पास्ट करोगे तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। इसका मतलब है कि किसी भी चीज को प्रेजेंट, पास्ट और लेट पास्ट में दिखाना पड़े तो गो के बाद वेंट और वेंट के बाद हैड गॉन। अगर कहीं पे स्लीप लिखा है तो सेकंड फॉर्म स्लेप्ट हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म मतलब लेट पास्ट जो होगा ये प्रेजेंट, ये पास्ट और ये लेट पास्ट। आपका मन करे तो आप इसे लिख भी सकते हैं, ये हो जाएगा प्रेजेंट और ये हो जाएगा पास्ट और ये वाला हो जाएगा लेट पास्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से ये बात समझ पाएंगे कि प्रेजेंट, पास्ट और लेट पास्ट में क्या फर्क होता है। तो अगर मान लीजिए ये पास्ट होगा तो ये वाला किस में होगा? लेट पास्ट में होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये समझा रहा था कि अगर मान लीजिए एक वाक्य लिखा है ना, और उस वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है? इट वॉज राइट टाइम से हो रही है। किससे हो रही है? इट वॉज राइट टाइम से हो रही है। तो जब किसी की शुरुआत इट वॉज राइट टाइम से हो रही है तो भैया इट वॉज राइट टाइम हो जाए, इट वॉज हाई टाइम हो जाए ना, इट वॉज एब्सोल्यूट टाइम हो जाए ना, जो भी लिखना हो। जैसे पिछली बार में रूल में लिखा था ना, वैसे लिख लो। इट इज फाइन टाइम हो जाए, इट इज हाई टाइम हो जाए, एनीथिंग, इट वॉज बस लगाना है। जब ये वॉज लग गया तो मामला पास्ट में हो गया, इसीलिए इसके बाद का जो वाक्य चलेगा उसमें हमेशा और हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ चीजों को समझाता हूं। ठीक है, जैसे मैंने कहा, अगर यहां पे लिखा होता कि इट इज राइट टाइम, इट इज राइट टाइम ना, आई स्पीक या स्पोक टू हिम, तो
मैंने लिखा इट इज राइट टाइम आई स्पीक या स्पोक टू हिम, तो आपको एकदम मजा आ रही होगी कि सर एकदम सॉल्व हो गया है, इट इज राइट टाइम है तो यहाँ पे स्पोक होगा, सेकंड फॉर्म होगी। लेकिन अगर मानो कि मैं एक सेंटेंस लिख दूं कि इट वॉज राइट टाइम, इट वॉज राइट टाइम ना, और फिर मैं वाक्य लिख दूं आई मेट हिम, आई मेट हिम, आप कहोगे सर गलत है, क्योंकि जब ये पास्ट में है तो ये तो और पास्ट में होगा ना, तो मेट को हमें क्या करना पड़ेगा, हैड मेट करना पड़ेगा। तो ये सही वाक्य हो जाएगा इट वॉज राइट टाइम आई हैड मेट हिम। ठीक है, बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये जो कॉन्सेप्ट है इट इज टाइम वाला और इट वॉज टाइम वाला, इट इज राइट टाइम वाला, इट वॉज राइट टाइम वाला, इट इज हाई टाइम वाला, इट इज अबाउट टाइम वाला, इट इज एब्सोल्यूट टाइम वाला, तो क्या ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि नहीं हो गए बताओ? क्या आपको ये सारी बातें एकदम डन समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत, कुछ भी पूछना दोबारा बताओ। तो ये एक कॉन्सेप्ट डन हो गया, इट वॉज टाइम वाला और उसके साथ ये वाला इट इज टाइम वाला, डन। ठीक है, यहाँ पे कहां चला गया, ये वाला इट इज टाइम का कॉन्सेप्ट, और यहीं पे इट वॉज लगा दो, वहां पर सेकंड फॉर्म की जगह पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा दो। इट इज टाइम और इट वॉज टाइम, बताओ जल्दी से, अगर कोई भी चीज दोबारा पूछनी एक बार देख लीजिए, कोई चीज नहीं समझ में है तो बताइए जल्दी से। अविश चीजें समझ में आ रही होंगी ना, यस नो कर दीजिए, कुछ बता दीजिए। चलिए, मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए। तो ये एक कॉन्सेप्ट था, इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम वाला। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कॉन्सेप्ट नंबर 2, दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में। हाँ, एक मिनट, अभी उसी को थोड़ा सा और चीजें समझानी है, नहीं तो एक गलती करके चले आओगे। देखो, अगर कभी कभी ऐसा हो जाए कि लिखा हो इट इज ना, और इट इज के बाद लिखा हो टाइम, या कभी कभी इट वॉज लिखा हो फिर लिखा हो टाइम, टाइम से मतलब क्लियर हो रहा है ना, दोनों में से कोई हो सकता है, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट वॉज हाई टाइम, इट वॉज अबाउट टाइम, कुछ भी लिखा हो, और इसके तुरंत बाद बच्चों ने एक प्रेपोजिशन आ जाए टू नाम का। कौन सा प्रेपोजिशन आ जाए, टू नाम का प्रेपोजिशन आ जाए, तो कभी भी अगर इट इज टाइम, इट वॉज टाइम के साथ टू नाम का प्रेपोजिशन आ जाता है तो हमेशा इसके साथ एक ही फॉर्म लगाइएगा, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर बनाएगा। देखो, आप कह रहे थे सर अभी तो बता रहे थे सेकंड फॉर्म लगेगा, तो भाई इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ रहा था ना, अगला क्लॉज आ रहा था। यहां तो इट इज टाइम लिखा है और उसके बाद तुरंत 2+V1 आ गया, ये तो एक ही क्लॉज है ना, दूसरी क्लॉज थोड़े आई है। मतलब कि अगर मैं ऐसा लिखूं कि इट इज टाइम टू प्ले और प्लेड, बताओ क्या सही होगा, टू प्ले सही होगा या टू प्लेड सही होगा? तो आप कहोगे सर टू प्ले सही होगा, टू प्लेड तो सही नहीं होगा। अगर मैं इसी को ऐसा लिख दूं, इट वॉज टाइम टू प्ले और हैड प्लेड ना, तो बताओ कौन सा सही होगा? आप कहोगे सर ऐसे स्ट्रक्चर में तो केवल और केवल एक ही सही होता है, 2+V1। ठीक है, तो इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट आएगा तो फिर इट इज टाइम के साथ सेकंड फॉर्म, इट वॉज टाइम के साथ सब्जेक्ट आएगा तो फिर हैड प्लस थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर इट इज टाइम, इट वॉज टाइम के तुरंत बाद टू का प्रयोग हो जाए तो हमेशा कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और ये एकदम करेक्ट होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ भाई। ठीक है, कुछ भी आपको ऐसा लगता है जो पूछना तो पूछ लीजिए। डन। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट नंबर 1 अभी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से अगर कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं तो निश्चित तौर पर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कैसे चीजों को मैनेज किया जा सकता है और कितना जल्दी। आसान है सॉल्व करना, बट फॉर दैट आपको थोड़े से कंसंट्रेशन की जरूरत है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की।
कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है। डायरेक्ट प्रश्न आएंगे भाई एग्जाम में, अगर आने होंगे तो इनसे डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा सही और कौन सा गलत हो सकता है, ठीक है। चलो आज का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ना, हम कुछ ऐसी क्रियाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं ना, हम ऐसी कुछ क्रियाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं, वर्ब के बारे में, जो वर्ब जो है ना वो आईएनजी फॉर्म में प्रयोग नहीं होती। देयर आर सम वर्ब्स, कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ कभी आईएनजी फॉर्म नहीं लगाई जाती। आईएनजी फॉर्म न लगाने का मतलब क्या है कि उनका प्रयोग कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं हो सकता। आप कहोगे सर क्या मतलब, वो जो वर्ब होंगी उनको कभी कंटिन्यूअस बनेगा नहीं? भाई नहीं बनेगा, हाँ हिंदी में जरूर उनको हम कंटिन्यूअस में यूज कर देंगे ना, लेकिन इंग्लिश में उनके साथ कभी आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे। जब आईएनजी फॉर्म लगेगा नहीं तो क्या कंटिन्यूअस टेंस में उनका यूज हो सकता है क्या? कहोगे सर ऐसा भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है। चलिए मैं कुछ वर्ब के बारे में बताता हूं। क्या आपको कुछ वर्ब पता है क्या? बताइए कुछ ऐसी वर्ब जो क्या कहते हैं जिनके साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता, प्लीज बताइए। अगर आपको नहीं आता तो फिर मैं बताता हूं, आपके लिए 10 सेकंड है, जल्दी से बताइए कि कौन सा वर्ब है जो आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करवाता है अपने साथ। ठीक है, चलो मैं देखता हूं, मिलाते चलिए। जैसे थिंक नाम की वर्ब है, मीन नाम की वर्ब है, हैव नाम की वर्ब है, पॉसेस नाम की वर्ब है ना, ऐसे फील नाम की वर्ब है, ऐसे स्मेल नाम की वर्ब है, ऐसे सी नाम की वर्ब है, ठीक है ना, ऐसे टेस्ट नाम की वर्ब है, ठीक है। थिंक हो गया, मीन हो गया, हैव हो गया, प्रोसेस हो गया, फील, स्मेल, सी, टेस्ट। ऐसे ही कभी भी रिमेंबर नाम का वर्ड होता है, अंडरस्टैंड नाम का वर्ड होता है, रिमेंबर नाम का वर्ड होता है, और ऐसे ही एक वर्ड होता है जैसे हम लोग कौन सा बोलते हैं, अंडरस्टैंड नाम का वर्ड होता है ना। थिंक हो ही गया है, थिंक, मीन, हैव, प्रोसेस, फील, स्मेल, सी, टेस्ट, रिमेंबर, अंडरस्टैंड। और भी वर्ब को देखेंगे, जैसे हम लोग कहते हैं वांट, विश, डिजायर, हेट ना। हम लोग कभी कभी वांट की बात करते हैं, कभी कभी विश की बात करते हैं, कभी कभी डिजायर की बात करते हैं ना, कभी कभी हेट की बात करते हैं, कभी कभी हियर की बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब पढ़ लीजिए एक बार, तो 3 बार पढ़िए इसको। थिंक, मीन, हैव, प्रोसेस, फील, स्मेल, सी, टेस्ट, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, वांट, विश, डिजायर, हेट और हियर, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे सीम, अपीयर, इफेक्ट ना, अफेक्ट होती है, सॉरी सीम होता है ना, ऐसे ही अपीयर होता है ना, ऐसे ही अफेक्ट होता है ना वर्ब के रूप में, सीम, अपीयर, अफेक्ट, ठीक है। तो ये इतनी ऐसी वर्ब होती है जिनके साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। और भी वर्ब में जैसे कभी कभी अब देखते हैं ना कि एक वर्ब यूज होती है, हम लोग कहते हैं कि नोटिस ना, नोटिस नाम की वर्ब होती है। ऐसे ही कभी कभी रिकॉग्नाइज नाम की वर्ब होती है ना, रिकॉग्नाइज नाम की वर्ब होती है। ये सारी ऐसी वर्ब की लिस्ट है जिनके साथ आईएनजी फॉर्म प्रयोग नहीं करी जाती। प्लीज नाम की वर्ब भी होती है, बिलीव होती है, लाइक, डिसलाइक होती है ना। प्लीज नाम की वर्ब होती, प्लीज होता है, ऐसा ही बिलीव होता है, ऐसे ही लाइक नाम की वर्ब होती है, ऐसे ही डिसलाइक नाम की वर्ब होती है, ऐसे ही ओन नाम की वर्ब होती है ना। ओन का मतलब होता है कि पोसेशन में रखना, उस पर मालिकाना हक जताना, ओन नाम की वर्ब होती है ना। ऐसे ही हैव नाम की वर्ब होती है ना, ओन और हैव नाम की। ये इसे आप अपनी कॉपी में ना नोट करते चले, आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। कॉस्ट नाम की वर्ब होती है ना, कॉस्ट नाम की वर्ब होती है, रिक्वायर नाम की वर्ब होती है, रिजेंबल नाम की वर्ब होती है ना। ये सारी वर्ब हैं जो अपने साथ आईएनजी फॉर्म को फॉलो नहीं करवाती हैं। आईएनजी फॉर्म को फॉलो ना करवाने का मतलब है कि आपको यह बात ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि इनको कभी कंटिन्यूअस में प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसी वर्ब जैसे इसमें जगह नहीं है, लिख सकते हैं हम लोग, बिलोंग नाम की भी वर्ब होती है, बिलोंग, ठीक है, बिलोंग नाम की वर्ब होती है, ठीक है। टेस्ट नाम की वर्ब हो ही गई, थिंक, मीन, हैव, प्रोसेस, फील, स्मेल, सी, टेस्ट, रिमेंबर, अंडरस्टैंड।
want, wish, desire, hate, hear, seem, appear, affect, notice, recognize, please, believe, like, dislike, own, have, cost, require, resemble और उसके साथ belong का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। इसी के साथ कभी कभी wish का प्रयोग कर सकते हैं, agree का प्रयोग कर सकते हैं, trust का प्रयोग कर सकते हैं ना, wish का प्रयोग कर सकते हैं, agree का प्रयोग कर सकते हैं ना, और ट्रस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, एटसेट्रा लिख देते हैं, और भी कोई चीजें होंगी तो समझ लेंगे। ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं परीक्षाओं में यूज होने वाली जो अपने साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करवाती है। मतलब आपने सेंटेंस में नहीं देखा होगा कि आई एम थिंकिंग अबाउट इट ना, अगर ऐसा है तो वो गलत सेंटेंस है। थिंक में आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है। अगर कभी भी थिंक में आईएनजी फॉर्म लग जाए तो थिंक से आईएनजी फॉर्म लगते ही थिंकिंग नाउन बन जाता है। कहते हैं तुम्हारी थिंकिंग खराब है ना, तो थिंकिंग जो है वो नाउन तो बन जाती है लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म के रूप में यूज नहीं होती है। आप कहोगे सर इसका मतलब गलत होता है। जैसे मैं कहूं कि आई एम ओनिंग दिस कार, अगर सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है ना, या दिस बाइक, तो आई एम ओनिंग दिस बाइक लिखा हुआ है तो ओन में तो आईएनजी फॉर्म नहीं लगता ना, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप कहोगे सर इसको करेक्ट कैसे करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी इन जैसे मैं लिख दूं आई एम सीइंग अ बर्ड या आई वॉज सीइंग अ बर्ड, आई वॉज सीइंग अ बर्ड, तो अगर मैं ऐसे सेंटेंस लिख दूं तो यहां पर ये गलत है कि नहीं गलत है भाई, आई वॉज सीइंग अ बर्ड बिल्कुल गलत है। तो आई वॉज सीइंग अ बर्ड गलत है, तो करेक्ट कैसे करोगे, तो ध्यान रखना जहां कहीं आईएनजी फॉर्म लगा के मिस्टेक बनी हो ना, जिस भी टेंस में कंटिन्यूअस में बनी हो तो उसको उसके ऊपर वाले में, मतलब प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ना, और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस में मिस्टेक बनी हो तो उसको ऊपर वाले में परफेक्ट में। तो जहां पर जैसे मैं बोलूं आई हैव बीन सीइंग हो जाए तो हैव बीन सीइंग गलत होगा ना, तो हैव सीन में चला जाएगा जस्ट ऊपर वाले टेंस में। और वैसे ही यहां वॉज सीइंग है तो वॉज सीइंग पास्ट का कंटिन्यूअस है, ऊपर ले जाएंगे तो किसमें, पास्ट के इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगा देंगे, आई सॉ अ बर्ड हो जाएगा। यहां पर आई एम ओनिंग लिखा हुआ है तो गलत हो जाएगा, एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सही कर देंगे, आई ओन दिस बाइक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बात आप समझ पा रहे हैं कि जहां कहीं भी गलतियां हो, गलती क्या है कि इतनी सारी वर्ब में अगर कभी भी आईएनजी फॉर्म आ जाए, हियरिंग हो जाए ना, डिजायर, देखो कभी कभी हियर का आईएनजी फॉर्म हियरिंग आपको मिलता होगा, लेकिन वो जो हियरिंग होती है वो कोर्ट में सुनवाई के तौर पर होती है। हियरिंग का मतलब सुनवाई ना, सुनवाई के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ना कि आईएनजी फॉर्म के रूप में। ऐसे थिंक का थिंकिंग कभी कभी बन जाता है ना, विश का विशिंग बन जाता है, विशिंग मतलब आशीर्वाद ना, तो कभी कभी आईएनजी फॉर्म जब लगता है तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है, वो नाउन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो वो गलत होंगे, लेकिन कभी कभी गलती ना देकर के क्या कह देता है कि उसे करेक्ट करने को बोल देता है। करेक्ट करोगे तो कैसे, जहां गलती होगी उसी के जस्ट ऊपर वाले टेंस में। अगर गलती प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो करेक्शन प्रेजेंट के परफेक्ट में कर देना। अगर गलती जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो करेक्शन प्रेजेंट के इंडेफिनिट में कर देना, और अगर गलती पास्ट के कंटिन्यूअस में है तो करेक्शन पास्ट के इंडेफिनिट में हो जाएगा। पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में मिस्टेक आई है तो पास्ट के परफेक्ट में मिस्टेक को करेक्ट कर देना, ठीक है ना। जैसे अगर कुछ और एग्जांपल मैं कह दूं कि आई हैव बीन ना, बार बार आई लिख दे रहे हैं, आप कहोगे सर कोई और ले लो, चलो देखते हैं। मैं कहूं कि अगर मैं ऐसा कर लूं कि आई या शी हैज बीन बिलोंगिंग टू दिस स्टेट, या मैसी हैज बीन कुछ ऐसा ले जो इजी हो ना, शी हैज बीन she has been thinking about it ना, कुछ भी लिख दो। अब इसको करेक्ट करना है तो गलती तो है क्योंकि थिंक में आईएनजी फॉर्म नहीं लगता। अब करेक्शन में चार ऑप्शन अगर मैं दे दूं, ऐसा दे दूं कि थिंग्स, एक दे दूं थॉट, एक दे दूं हैज थॉट, और एक दे दूं हैव या हैड थॉट। अब अगर चार विकल्पों में से आपको चूज करना पड़े कौन सा सही है, गलत तो है ये बात तो तय है, ये गलत है,
लेकिन इसकी जगह पे करेक्शन कैसे करोगे, इसके जस्ट ऊपर वाले सेंटेंस में। प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना भाई, हैज बराबर फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस, बीन बराबर थर्ड फॉर्म परफेक्ट सेंटेंस, और परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसे जब करेक्ट करोगे तो इसके जस्ट ऊपर मतलब कि परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस मतलब हैज प्लस थर्ड फॉर्म, उत्तर हो जाएगा सी। तो मेरी बात आप समझ पाए कि कैसे कौन कौन सी वर्ब है जिनके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं प्रयोग की जाती। अगर कहीं पर भी स्मेलिंग लिखा हुआ है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, जैसे इट इज स्मेलिंग बैड तो हो जाएगा इट स्मेल्स बैड। अगर कहीं पे लिख दिया जाए कि आई एम अंडरस्टैंडिंग योर मैटर तो आई अंडरस्टैंड योर मैटर होना चाहिए ना, आई अंडरस्टैंड दिस होगा, आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग तो नाउन बन जाएगा, कहते तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग खराब है, राइट। तो ऐसे ही जैसे मैं बोलूं ही इज अपीयरिंग इन दिस, देखो अपीयर मतलब दो मतलब है, एक अपीयर का मतलब होता है दिखना, एक अपीयर मतलब कभी कभी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए, शामिल होने के लिए बोलते हैं। तो जब अपीयर का प्रयोग शामिल होने के लिए होगा तो आईएनजी फॉर्म लग जाता है, ही इज अपीयरिंग इन दिस एग्जाम ना। लेकिन जब अपीयर मतलब दिखना, प्रतीत होना ना, तब अपीयर में कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं प्रयोग की जाती, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि आई वेंट देयर एंड समथिंग वॉज अपीयरिंग टू मी, अपीयरिंग टू मी नहीं, समथिंग अपीयर्ड हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में करेक्शन। प्लीजिंग नहीं होगा, प्लीज होगा। बिलीविंग नहीं होगा, बिलीव होगा। लाइकिंग नहीं होगा, लाइक होगा, राइट। और या तो लाइक्ड होगा, जैसे आई वॉज लाइकिंग यू तो आई लाइक्ड यू, ये सही है। आई एम लाइकिंग यू तो आई लाइक यू, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा रिजेंबल, मैं बोलूं कि दिस क्या कहते हैं, स्टोन इज रिजेंबलिंग ना, इज रिजेंबलिंग कुछ भी, रिजेंबलिंग डायमंड, तो दिस स्टोन रिजेंबल्स लाइक ना, तो रिजेंबल्स तो सही है, लेकिन रिजेंबलिंग नाम का वर्ड गलत हो जाएगा। ऐसे ही रिक्वायरिंग नहीं होता, कास्टिंग नहीं होता, कॉस्टिंग नहीं होता, हैव को हैविंग, आई एम हैविंग टी नहीं होता। देखो सुनो, वो है आई एम हैविंग टी होता है, सुनो हैव के दो मतलब है, एक तो हैव मतलब अधिकार दिखाता है, जैसे मैं बोलूं ये मेरा मार्कर है तो आई एम हैविंग दिस मार्कर, तो जब हैव का प्रयोग ना अधिकार दिखाने के लिए हो जाए तो कभी आईएनजी फॉर्म नहीं लगता। लेकिन हैव का प्रयोग जब कभी खाने पीने के लिए हो जाए तो हैव में आईएनजी फॉर्म करेक्ट मानी जाती है। आई एम हैविंग टी ये सही है, लेकिन आई एम हैविंग अ बाइक ना, ये गलत है। जब हैव मतलब अधिकार होना, पास में होना, तो आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा। और जब हैव के साथ क्या हो जाए, हैव का मतलब हो जाए खाना पीना, तो आई एम हैविंग फूड, आई एम हैविंग टी, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आई एम हैविंग अ कार, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। विश का विशिंग नहीं होगा, हालांकि दो बार विश का प्रयोग कर दिया गया, चलो कोई नहीं। बिलोंग का बिलोंगिंग नहीं होता, नहीं मैं बोलूं दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी गलत हो गया, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। दिस हाउस वॉज बिलोंगिंग टू मी होता तो दिस हाउस बिलोंग्ड टू मी हो जाता, राइट। तो इस तरीके से ये सब बातें आपको, ये वर्ब ध्यान रखिएगा, टेंस में कभी कभी इनके साथ आईएनजी फॉर्म लगा करके मिस्टेक बना दी जाती है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। और अब इसे आसानी से आप पकड़ भी लोगे अगर कहीं पर ऐसा हुआ होगा तो, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। आज आपने दो नए कॉन्सेप्ट सीखे, कैसा लगा क्लास, कैसा समझ में आया? अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दिया करिए और लोगों तक अपनी बात, हमारी बात शेयर करके वीडियो के माध्यम से पहुंचा दिया करिए, ठीक है। लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, सफलता एक ही तरीके से मिलेगी जब आप पढ़ोगे, ठीक है। और वो जब से पढ़ना चालू कर दो तब से सफलता प्रतिदिन आपके नजदीक आना चालू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।